नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स मतलब कि वीपीसीज। क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली दिखाई देने वाली ईसीजी एब्नॉर्मेलिटीज में से एक वीपीसीज होती है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस वीपीसीज को इग्नोर करना है और किस वीपीसीज को ट्रीट करना है। आई होप कि इस वीडियो को देख के ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स एक ईसीजी कॉम्प्लेक्स है जो वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकस से जनरेटेड प्रीमेच्योर इंपल्स से बनता है। प्रीमेच्योर होने की वजह से कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट एंटीसिपेटेड साइनस बीट से पहले आता है। वेंट्रिकुलर एक्टोपिक फोकस से जनरेट होने की वजह से इंपल्स नॉर्मल कंडक्शन पाथवे से कंडक्ट नहीं होती, इसीलिए कॉम्प्लेक्स बिजार मतलब कि वाइड, नॉच या स्लर्ड होता है। कपलिंग इंटरवल वीपीसी और प्रीवियस साइनस बीट के बीच का इंटरवल होता है। वीपीसी में ये इंटरवल यूजुअली कांस्टेंट होता है अनलेस वीपीसी जनरेशन ऑटोमेटिसिटी के कारण हो। कंपेंसेटरी पॉज वीपीसी और नेक्स्ट साइनस बीट के बीच का इंटरवल होता है। वीपीसी में कंपेंसेटरी पॉज यूजुअली कंप्लीट होता है, मतलब कि कपलिंग इंटरवल और कंपेंसेटरी पॉज के एडिशन 2 टाइम्स आरआर इंटरवल के इक्वल होती है। इसका मतलब पॉज वीपीसी के प्री मैच्योरिटी को कंप्लीटली कंपनसेट करता है। वीपीसी के पी वेव के साथ के रिलेशन को समझने के लिए 3 पॉसिबल सिनेरियोज को इमेजिन करते हैं। अगर वेंट्रिकुलर इंपल्स साइनस इंपल्स से पहले जनरेट होती है तो पी वेव वीपीसी के बाद आएगी। अगर वेंट्रिकुलर इंपल्स और साइनस इंपल्स एक साथ जनरेट होती है तो पी वेव वीपीसी में एम्बेडेड होगी और पी वेव दिखाई नहीं देगी। अगर वेंट्रिकुलर इंपल्स साइनस इंपल्स के बाद बट साइनस इंपल्स वेंट्रिकल को एक्टिवेट कर पाए इससे पहले जनरेट होती है तो पी वेव वीपीसी के पहले आएगी और पीआर इंटरवल काफी शॉर्ट होगा। वीपीसीज में एसटी सेगमेंट और टी वेव का डिस्कॉर्डेंट डिस्प्लेसमेंट होता है। जब वीपीसीज प्रोमिनेंटली पॉजिटिव हो तब एसटी सेगमेंट अपवर्ड कॉन्केविटी के साथ डिप्रेस्ड होती है और टी वेव इन्वर्टेड होती है। जब वीपीसीज प्रोमिनेंटली निगेटिव हो तो एसटी सेगमेंट अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी के साथ इलिवेटेड होती है और टी वेव अपराइट होती है। अगर बंडल ब्रांच ब्लॉक के एसटीटी चेंजेस को याद करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि बंडल ब्रांच ब्लॉक में भी सिमिलर चेंजेस होते हैं। इस ईसीजी में स्लर्ड वाइड कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहे हैं जिसमें कपलिंग इंटरवल शॉर्ट है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्रीमेच्योर है। कपलिंग इंटरवल और कंपेंसेटरी पॉज के एडिशन 8 लार्ज बॉक्सेस है। ये एडिशन आरआर इंटरवल जो कि 4 लार्ज बॉक्सेस है इसके डबल है, मतलब कि कंपेंसेटरी पॉज कंप्लीट है। पी वेव सेपरेटली नहीं दिखाई दे रही है, मतलब पी वेव वीपीसी में एम्बेडेड है। पॉजिटिव वीपीसी के साथ एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन दिखाई दे रहा है और निगेटिव वीपीसीज के साथ एसटी एलिवेशन और अपराइट टी वेव दिखाई दे रही है। जब वीपीसीज का कपलिंग इंटरवल काफी छोटा होता है और वीपीसीज प्रीसीडिंग टी वेव के अपेक्स या डिसेंडिंग लिम्ब पे सुपर इम्पोज होती है तो इसे आर ऑन टी फिनोमेनन बोला जाता है। आर ऑन टी फिनोमेनन ज़्यादातर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस में दिखाई देती है क्योंकि इन्फेक्टेड मायोकार्डियल टिश्यू का रिफ्रैक्टरी पीरियड काफ़ी कम हो जाता है। इन पेशेंट में वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डेवलप होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। जब वीपीसीज एवरी अल्टरनेट साइनस बीट के बाद आते हैं तो रिदम को बाइजिमिनी बोला जाता है, जैसे कि इस ईसीजी में बाइजिमिनी रिदम दिखाई दे रहा है। जब वीपीसीज एवरी 2 साइनस बीट के बाद आती है तब रिदम को ट्राइजेमिनी बोला जाता है। वीपीसीज यूजुअली असिम्टोमेटिक होती है, बट जब वीपीसीज फ्रिक्वेंट हो तो पेशेंट को पाल्पिटेशन, लाइट हेडेडनेस, सिनकोप और कभी कभी अटिपिकल चेस्ट पेन और फटीग हो सकते हैं। वीपीसीज के कॉजेज को वीपीसी डिजीज ये निमोनिया के साथ याद रखा जा सकता है।
कार्डियक कॉजेज वीपीसी ये निमोनिक के साथ याद रखे जा सकते हैं, जिसमें वी स्टैंड्स फॉर वल्वुलर हार्ट डिजीज, पी स्टैंड्स फॉर परफ्यूजन डिफेक्ट इन हार्ट, जिसका ही मतलब है एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, सी स्टैंड्स फॉर कार्डियोमायोपैथीज, कार्डियक कंट्यूजन, कार्डियाटीज एट्सेट्रा। नॉन कार्डियक कॉजेज डिजीज ये निमोनिक के साथ याद रखे जा सकते हैं, जिसमें डी स्टैंड्स फॉर ड्रग्स लाइक डिगॉक्सिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, अमाइनोफाइलिन एट्सेट्रा। आई स्टैंड्स फॉर इन्फेक्शन, एस स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस लाइक हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपरकैल्शियमिया एट्सेट्रा। ए स्टैंड्स फॉर एनेस्थेटिक्स, एस स्टैंड्स फॉर सर्जरी, ई स्टैंड्स फॉर इलिसिट ड्रग यूज लाइक कोकेन, एम्फेटामाइन एट्सेट्रा। वीपीसी जनरेशन के 3 मैकेनिज्म होते हैं। ऑटोमेटिसिटी में वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन की न्यू साइट बन जाती है। ऑटोमेटिसिटी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज और मायोकार्डियल इन्फेक्शन में हो सकती है। री एंट्री सर्किट में स्लो कंडक्टिंग टिश्यू जो यूजुअली हील्ड इन्फार्क्टेड मायोकार्डियम होता है, वो नॉर्मल कंडक्टिंग टिश्यू के बाजू में होता है और डिफरेंट कंडक्शन स्पीड की वजह से री एंट्री सर्किट बन जाता है। ट्रिगर्ड एक्टिविटी में अगर प्रीसीडिंग इम्पल्स से होने वाला आफ्टर डिपोलराइजेशन पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड तक जाता है तो वीपीसी जनरेशन ट्रिगर हो जाता है। ब्रैडिकार्डिया, इस्कीमिया और इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी में इस मैकेनिज्म से वीपीसी बन सकते हैं। वीपीसीज के वर्कअप में कुछ स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं। होल्टर मॉनिटरिंग यूजुअली 48 आवर के लिए की जाती है, जिससे वीपीसी बर्डन असेस किया जा सकता है। 2D इकोकार्डियोग्राफी से स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज का पता चल सकता है। कार्डियक बायोमार्कर लेवल एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए की जाती है। अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज का पता कोरोनरी एंजियोग्राफी से चल सकता है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट से हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया और हाइपरकैल्शियमिया का पता चल सकता है। अगर ईसीजी में वीपीसीज दिखाई देते हैं तो सबसे पहले नॉन कार्डियक कॉजेज को रूल आउट और ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट ये देखते हैं कि पेशेंट को सिम्टम्स है या नहीं। अगर पेशेंट सिम्टमेटिक है तो पेशेंट को डिजीज के बारे में एजुकेट करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटी, वल्वुलर हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे अंडरलाइंग कॉजेज अकॉर्डिंगली ट्रीट करने चाहिए। स्ट्रेस, कैफीनेटेड ड्रिंक्स जैसे एग्रीवेटिंग फैक्टर को कम करना चाहिए। अगर इन सब से रिलीफ नहीं मिलता तो एंटी एरिथमिक यूज करने चाहिए। अगर एंटी एरिथमिक से भी रिलीफ नहीं मिलता तो एंग्जियोलाइटिक्स यूज कर सकते हैं। अगर पेशेंट लाइफ लॉन्ग फार्माकोलॉजिकल थेरेपी के लिए विलिंग नहीं है, वीपीसीज मोनोमॉर्फिक है और वेंट्रिकुलर अरिथमिया डेवलप होने की रिस्क ज़्यादा है तो एब्लेशन थेरेपी करनी चाहिए। अगर पेशेंट असिम्टोमेटिक है तो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है या नहीं, इस पर आगे की ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। अगर पेशेंट को स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है तो ऐसे पेशेंट को सिम्टोमेटिक पेशेंट जैसे ट्रीट करना चाहिए। साथ में होल्टर मॉनिटरिंग से वीपीसी बर्डन और रिस्क ऑफ अरिथमिया असेस करना चाहिए। अगर अरिथमिया की रिस्क ज़्यादा है तो इम्प्लांटेड कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर कंसिडर करना चाहिए। अगर अरिथमिया की रिस्क कम है तो अंडरलाइंग डिजीज को अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। अगर असिम्टोमेटिक पेशेंट में अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज नहीं है तो ऐसे पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। रीअश्योरेंस और रेगुलर फॉलोअप जरूरी होता है। वीपीसीज की फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट स्टेप वाइज की जाती है। स्टेप 1 में बीटा ब्लॉकर्स या फिर नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे डिल्टियाज़ेम और वेरापामिल यूज किए जाते हैं। अगर रिलीफ ना हो तो स्टेप 2 में क्लास 1C एंटी एरिथमिक जैसे फ्लेकेनाइड और प्रोपापेनॉन यूज किए जाते हैं। अगर फिर भी रिलीफ ना हो तो स्टेप 3 में क्लास 3 एंटी एरिथमिक जैसे अमाइडारॉन और सोटालॉल यूज किए जाते हैं। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ट्रीटमेंट का एम सिम्टम को रिलीव करना होता है, ना कि वीपीसीज को सप्रेस करना।
वीपीसीज के प्रोग्नोस्टिक फैक्टर कुछ इस तरह होते हैं। वीपीसीज की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो तो प्रोग्नोसिस पुअर होता है। अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज प्रेजेंट हो तो प्रोग्नोसिस पुअर होता है। मल्टीमॉर्फिक वीपीसीज में प्रोग्नोसिस मोनोमॉर्फिक वीपीसीज के कंपेयर में पुअर होता है। मेल्स में प्रोग्नोसिस फीमेल के कंपेयर में पुअर होता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।